आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत जैसे बड़े देश में उच्चावच तथा जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकारों में किया है। एक नंबर है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। तटीय मैदानों व डेल्टाई प्रदेशों में यह प्रचुरता से मिलती है। गिरिपाद मैदानों में भी इसकी बहुतायत है। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे बांगड़ व खादर में विभक्त किया जाता है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। खादर मिट्टी से यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। नवीन जलोढ़, जिसे खादर भी कहा जाता है, हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों से धनी होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। इसे रेगूर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। यह कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। ये गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है, इसलिए शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अरंडी, सब्जियां, खट्टे फल की कृषि होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तीसरी है लाल मिट्टी। यह लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में यह प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों के अपक्षयण व अपरदन से निर्मित होती है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट प्रकार की होती है, जबकि उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान मिलती है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऊंची भूमियों पर यह बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती के लिए उपयुक्त है, जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू व सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। ये सामान्यतः झाड़ व चारागाह का क्षेत्र होते हैं, परंतु उर्वरक डालने पर चावल, रागी, काजू आदि की खेती संभव है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना व कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। पांचवी है जंगली या पर्वतीय मिट्टी। जंगली व पर्वतीय मिट्टी यह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलवायु व पारिस्थिति के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति में भिन्नता मिलती है। ये निर्माणाधीन मिट्टियाँ होती हैं। ह्यूमस की अधिकता के कारण ये अम्लीय गुण रखती है। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित फल, गेहूँ, मक्का, जौ की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। जंगली मिट्टियों में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी पाई जाती है। छठी है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टियाँ। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है एवं ये बाजरा व ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है। परंतु राजस्थान के गंगानगर जिले में, जहाँ की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इस मिट्टी में गेहूँ व कपास का उत्पादन होता है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों, नाइट्रोजन की कमी होती है। सातवां है लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। ये मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवणीय व कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण क्षारीय हो गई है, अतः यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषकर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में कोशिका क्रिया के कारण ये ऊपरी सतह तक सीमित होती हैं एवं कृषि के लिए हानिकारक व अनुपजाऊ हो जाती है।
इनका स्थानीय नाम रे है, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल, चापेन आदि होते हैं। इन मिट्टियों को चूना व जिप्सम मिलाकर सिंचित कर चावल व गन्ना जैसे लवणरोधी फसलों को लगाकर सुधारा जा सकता है। उस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं व तंबाकू की खेती संभव है। 8वीं मिट्टी है गीली और दलदली मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास की कमी रहती है। गीली मिट्टियां प्राय धान की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव के क्षेत्रों में वात निरपेक्ष दशा में मिट्टियों में लौह तत्व की उपस्थिति व बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। मिट्टी की उर्वरकता में कमी के कई कारण होते हैं, जिनमें है पोषक तत्वों का हास्य होना, निक्षालन भारी वर्षा के कारण, उपयुक्त मिट्टी की सतह का हास्य होना, कृषि भूमि का अति उपयोग होना, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन होना। उर्वरता में वृद्धि के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई व फसलों में आवश्यकता अनुसार खाद डालना आवश्यक है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जाता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन के निम्न परिणाम होते हैं। नदियों में बाढ़ का आना, उपमृदा जल स्तर का नीचे जाना, उर्वरकता में कमी आना, जल धाराओं में गाद का जमा होना, निर्मित बांधों की घटती आयु। मिट्टियों के संरक्षण के या मृदा अपरदन के संरक्षण के उपाय: प्रति जमीन पर वनस्पति का आवरण लगाना, पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगाना, रेखीय जुताई या पट्टीदार कृषि करना, पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, तेज ढलानों पर अवरोधी बांध का निर्माण करना, पेड़ों को लगाकर वायु रोधकों का निर्माण करना, चारागाहों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना और समय समय पर भूमि को परती छोड़ना ताकि मृदा की उर्वरकता बनी रहे। धन्यवाद।